हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ साउंड की। साउंड, अब सभी को मालूम है कि साउंड होता क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसे जान लेते हैं कि साउंड क्या चीज़ है। बेसिकली क्या होता है साउंड के पीछे, और क्या रीज़न है कि जिससे हमें आवाज़ सुनाई देती है, या क्या रीज़न है जिससे कई इन्वायरमेंट्स में हमें इफ़ेक्ट मिलता है आवाज़ का। जैसे हम बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे जाते हैं तो हमें आवाज़ हमारी एको होके सुनाई देती है। और जैसे कई बार ये होता है कि सिनेमा हॉल्स में या बहुत सारी जगह एप्लीकेशंस होती हैं इन्हीं बहुत सारे फैक्टर्स की जो साउंड में होते हैं, मेनली फैक्टर्स, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं ये पेंडुलम के बारे में, क्योंकि अगर हम ये पढ़ लेंगे तो फिर बाकी चीज़ें पढ़नी हमारी आसान होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम बेसिकली कुछ नहीं है, बस एक स्ट्रिंग है और वेट अटैच कर रखा है, और उस स्ट्रिंग को एक साइड वेट अटैच कर रखा है और एक साइड अटैच्ड है एक फिक्स्ड सरफेस से, ठीक है। और वही पेंडुलम को हम एक मोशन में हिलाते हैं जिसे बैक एंड फ्रो मोशन कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, इसे जैसे मान लेते हैं हम वैसे पेंडुलम में तो किसी भी पॉइंट को एज अ रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं या ओरिजिन पॉइंट मान सकते हैं अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि फ़िज़िक्स में ऐसा ही होता है कि हम कोई सा भी पॉइंट ले सकते हैं अपना, जहाँ से हमें एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है या जहाँ हमें एक्सपेरिमेंट एंड करना है उस चीज़, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ये हमने पेंडुलम के साथ किया क्या है, ठीक है। तो पहले तो ये पेंडुलम ऐसे ही यहाँ पे था, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लेके गया, थोड़ी सी एक डिस्टेंस पे लेके गया आगे की साइड में, ठीक है, इस पोजीशन पे, हाँ। और यहाँ से मैंने छोड़ दिया इस पेंडुलम को, ठीक है। तो ये पेंडुलम ना इस साइड आएगा, ठीक है। जिस साइड ये ओरिजिनली था उस साइड आएगा, ठीक है। ये उस ओरिजिनल वाली साइड को फिर पार करेगा और ये इस साइड पे आ जाएगा जहाँ स्टार्ट किया था उसके अपोजिट साइड में, ठीक है। और ये एक सर्टेन पॉइंट पे आके ना रुक जाएगा बिल्कुल, ठीक है। इस पॉइंट पे आके रुक गया, ठीक है। अब अगर हम ऐसे कंपैरिजन करें ना, तो ये एक सेकंड में दूसरा कलर लेता हूँ। अब अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो यहाँ से, ठीक है, जो ये वाले हाइट है, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन से इन दोनों की जो हाइट होगी ना, ठीक है, ये इक्वल रहेगी। ये इक्वल इसलिए रहती है क्योंकि यह एक प्रॉपर्टी है पेंडुलम की, ठीक है। ये ऑरेंज ये वाली जो हाइट है इन दोनों की, स्टार्टिंग पोजीशन और ओरिजिनल पोजीशन दोनों साइड से वो इक्वल रहेगी। तो ये एक बड़ी ही अच्छी प्रॉपर्टी है पेंडुलम की। तो ये हम बात करते हैं हुआ क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी पूरे पेंडुलम वाले प्रोसेस को हम ग्राफिकली उतार के देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ बात क्या हुई, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है ओरिजिनल ज़ीरो वाला, ठीक है। इसे मान लेते हैं ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ से मैं थोड़ी एनर्जी लेकर गया इसको, ठीक है। ये वाला एक सेकेंड दूसरा कलर देता हूँ, ठीक है। ये वाले ना मैक्सिमम पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ये वाले मैक्सिमम पॉइंट्स हो गए यहाँ से, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। या तो मैं अपना एक्सपेरिमेंट यहाँ मैक्सिमम से स्टार्ट करूँ रिकॉर्ड करना, या तो उसी एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करूँ रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो अभी हम पहले देख लेते हैं कि पहले अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारी वेव जो है वो कैसी बनेगी, ठीक है।
तो ये हमारा जो ग्राफ है ये एक टाइम एनर्जी ग्राफ होता है कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी रही किसी भी ऑब्जेक्ट में, और वो एनर्जी कैसे अगले ही ऑसिलेशन में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ये या और भी तरीके मान सकते हैं इसको, एनर्जी टाइम ग्राफ मान सकते हैं, अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मान सकते हैं। तो ये हम बेसिकली उसी चीज़ को दर्शाने के लिए करते हैं। ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का ही एक कॉम्बिनेशन टाइप का है। ठीक है, अभी उस डिटेल में नहीं जाना, लेकिन अभी समझ लेते हैं कि यहाँ मोशन हमारा बना कैसे। तो ये है एक मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, ये मैक्सिमम पॉइंट जहाँ हम लेकर गए थे। ठीक है, यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया इधर से। ठीक है, ये यूँ आया। ठीक है, ओ वाले पॉइंट पे आया। अभी इस साइड जाएगा तो बिल्कुल ही नेगेटिव जाएगा। ठीक है, ये इस साइड आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक बारी ओरिजिन से पास हुआ। ये एक बारी ओरिजिन से पास हुआ। यहाँ पे आके इस दूसरे वाले मैक्सिमम पे आके इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई। हाँ, अब ये यहाँ से वापस यूँ जाएगा, अपनी जर्नी वापस यहाँ से स्टार्ट करेगा ठीक है, इसी पॉइंट से। तो यहाँ से वापस यूँ गया। ठीक है, वापस यूँ गया, फिर ओरिजिन को पार किया। ठीक है, और फिर इस जगह आ गया। ओरिजिन को पार करते हुए ये फिर एक और मैक्सिमम पे आ गया। यहाँ हमने देखा कि इसने पेंडुलम ने 2 बार ओरिजिन को पार किया है। ठीक है, तो यही एक पूरा का पूरा एक ऑसिलेशन बन गया कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया और जहाँ हमने एंड किया, ठीक है, वो दोनों पॉइंट ना एक बराबर होने चाहिए। तो ये हुआ एक कंप्लीट ऑसिलेशन। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें अपनी ऑब्जर्वेशन बनाना, ठीक है, यहाँ हमने देखा कि कैसे 2 बारी इसने पास किया। ठीक है, अब जैसे हम मान लेते हैं कि हमने चलो ओरिजिन से ही स्टार्ट किया। ये रहा हमारा ओरिजिन। ठीक है, ये ओ से ओरिजिन, ये हमारा एक मैक्सिमम, ये दूसरा मैक्सिमम। मान लेते हैं हमने ओरिजिन से ही स्टार्ट किया। जैसे ऐसा मान सकते हैं कि हाँ, कोई झूले पे बैठा है या किसी ने हम ये कह सकते हैं कि कोई क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसने अपनी बॉल लटका ली। ठीक है, ये क्रिकेट की बॉल लटका ली छत से। ठीक है, और यहाँ से फिर उसने बल्ले से मारी। ठीक है, तो एक सर्टेन पॉइंट मैक्सिमम पे आके तो यहाँ से अब इसकी जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, इस बॉल की जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई, ओरिजिन से मारा। ठीक है, एक मैक्सिमम पे गया, यहाँ पे आया। ठीक है, फिर ये वापस ऐसे जाएगा, तो ये दोबारा ओरिजिन की साइड जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद रुकेगा नहीं, ये उसके पार निकल जाएगा। ठीक है, ये उसके पार निकल गया एक बार। ठीक है, और ये फिर एक पॉइंट पे आके इस साइड से इसकी एनर्जी कम हुई, तो ये अब वो वापस आएगा। ठीक है, तो वापस आ गया उसी पोजीशन पे। ठीक है, तो ये भी ये एक बारी, ये 2 बारी, ओरिजिन से तो हमने स्टार्ट किया ही था। ठीक है, ये 2 बारी आ गया हमारा कि 2 बारी इसने ओरिजिन को पार किया है। ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को हम ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, ऑसिलेशन कहते हैं इस पूरी चीज़ को। ठीक है, एक पेंडुलम हमेशा ऑसिलेट करता है। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि इस पेंडुलम का मोशन ये है वो है, उसे हम सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक सिंपल ऑसिलेशन है। ठीक है, और इसी ऑसिलेशन में हमें पॉइंट्स मिलते हैं बहुत सारे कि ये एक मैक्सिमम पॉइंट हो गया। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे इसी पूरी चीज़ की कि ये मैक्सिमम पॉइंट्स के नाम क्या हैं, ये जिन्हें मैं मैक्सिमम अभी कह रहा हूँ, इसका असली नाम क्या है। ठीक है,
और भी हम वेव्स के बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया कि चलो ऐसी वेव्स हैं, ठीक है, ये ऑसिलेशन वाली वेव्स हैं, ये बस मतलब सिंपल ऐसे मूव कर रहा है बैक, इसका जो मोशन है, इसके मोशन को सिंपली हम बोलते हैं बैक एंड फोर्थ मोशन। और भी बहुत सारे नाम है, टू एंड फ्रो मोशन नाम है, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे रहता है कि जहाँ से भी स्टार्ट होगा, ठीक है, हमारा ऑब्जर्वेशन है जहाँ से भी स्टार्ट होगा ये वापस यूं घूम के एंड भी वहीं पे होगा, फिर वहाँ से सेम मोशन ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हमें ना वेव्स मिल जाती हैं। ऐसे करके हमें बहुत सारी वेव्स मिल जाती हैं, यूं 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 यूं, ठीक है। तो अब इन्हीं वेव्स के माध्यम से समझते हैं कि ये पूरा कहाँ एप्लीकेबल है, या इस पूरी चीज़ की बात मैं कहाँ करना चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ हम बनाते हैं एक ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। ट्यूनिंग फोर्क एक फोर्क जैसा दिखता है, ऐसा, ठीक है, एक हैंडल। अब ये ट्यूनिंग फोर्क हम समझ सकते हैं कि इसी पेंडुलम को मैंने यूं उल्टा करके रख दिया, ठीक है। या अगर ट्यूनिंग फोर्क से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे समझना, तो हम ये मान लेते हैं कि हमने एक स्केल रखा है लोहे का, ठीक है, लोहे का स्केल है ऐसे, ठीक है। हमने कितनी बार ये चीज़ देखी भी है और कितनी बार ये चीज़ हमने स्कूल में भी करी है, ये कि लोहे का हमने स्केल ले लिया, ठीक है। इसी लोहे के स्केल को हम या ट्यूनिंग फोर्क को, जो भी जिससे भी आपको अच्छा लगे समझना, इजी लगे, वो समझिए कि अगर हम इन्हीं दो इंस्ट्रूमेंट्स कह लो या कुछ भी मतलब ऑपरेटर्स कह लो, इन्हीं दो इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम जैसे मारेंगे तो इनकी ऑसिलेशन ऐसे होगी, आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे, ऐसे करके ऑसिलेशंस होगी। जैसे ये वाली ऑसिलेशंस हो रही थी ना टू एंड फ्रो, वैसी इन्हीं की भी ऑसिलेशंस होगी टू एंड फ्रो, ठीक है। इस ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब इन्हीं से, जैसे हमने देखा भी था, हमने किया भी होगा कई बार कि इसके बाद ना हमें आवाज़ आती है, ठीक है। जैसे स्केल को हमने डेस्क पे मारा, ठीक है, डेस्क वो तो आवाज़ आती है कि डेस्क पे मारने की आवाज़ आ ही रही थी, लेकिन फिर उसके बाद हमें स्केल से भी आवाज़ सुनाई दे रही थी, ठीक है, जब ये स्केल आगे पीछे हिल रहा था, ठीक है। तो वो आवाज़ हमें कैसे सुनाई दे रही थी? एक्चुअली इसमें होता क्या है कि हमारे ये एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं, दूर दूर भी हैं, पास पास भी हैं, कुछ ज़्यादा दूर हैं, कुछ ज़्यादा पास हैं, ठीक है, ये एयर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और ये हो गया हमारा प्यारा सा कान, ठीक है। ड्राइंग मेरी ऐसी है, थोड़ी सी समझाने के लिए, फटाफट से बनाने के लिए, ठीक है। तो हमें आवाज़ ऐसे सुनाई दी कि इस ट्यूनिंग फोर्क ने क्या किया
यहाँ से जो भी एयर पार्टिकल्स थे, ठीक है, उनको ना हिलाया ज़ोर से, आगे की साइड हिलाया, ठीक है, आगे की साइड धक्का दिया, ठीक है। हमने जैसे कई बार ये चीज़ लाइन में देखी भी होगी कि जैसे बैंक की लाइन होती है कि पीछे से किसी ने हल्का सा धक्का दिया, ठीक है, तो आगे के भी लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, आगे के भी लोगों को धक्का लग जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर ये पार्टिकल्स यहाँ आएंगे, इससे टकराएंगे और इसको धक्का दे देंगे, फिर ये वाले पार्टिकल्स आगे जाएंगे तो आगे और उसे टकराएंगे और को धक्का दे देंगे। तो ऐसी करके ना धक्का मुक्की चलती रहती है थोड़ी थोड़ी। लेकिन इन्हीं पार्टिकल्स का क्या है कि ये धक्का खाने के बाद ना वापस उसी जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। ये जैसे ये वाला पार्टिकल था, ठीक है, इसको हम आदमी बना देते हैं। ये यहाँ से धक्का खाने गया, ठीक है, धक्का मारा और अपनी जगह पे आ गया। अपनी जगह पे इसीलिए आ गया ताकि इसके ऊपर नाम ना लगे धक्का मारने का, ठीक है। इजीली है, ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये धक्का मार के ना अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। हाँ, तो जिस साइड में ये ऐसी भीड़ जमा हो जाती है, ठीक है, पार्टिकल्स की भीड़ जमा हो जाती है, ठीक है, ये एक पार्टिकल, ये तो हमने सिर्फ एक या दो पार्टिकल्स की बात कर ली। अगर ऐसे करके बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, ठीक है, ऐसे 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 करके बहुत सारी भीड़ जमा हो गई, ठीक है, इस साइड में, ठीक है, इस वाले रीजन को बोलेंगे कंडेंस रीजन। कंडेंस रीजन कह लो या कंप्रेस्ड रीजन कह लो, दोनों एक ही बात है। तो ये हो गया एक कंप्रेस्ड रीजन, ठीक है, जहाँ पे एयर के पार्टिकल्स जो हैं बहुत सारा, मतलब एक ही छोटी सी जगह पे बहुत सारे घिच पिच एकदम टाइट टाइट हो रखे हैं। लेकिन फिर उसी रीजन के जस्ट पीछे ना एक रीजन होता है, ठीक है, यहाँ पे, कि ये वाले जो पार्टिकल्स गए थे धक्का मारने, अब वो अपने जगह पे हैं नहीं, तो यहाँ पे ना कम पार्टिकल्स होते हैं हवा के, ठीक है। और इस वाले रीजन को हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमेशा साउंड में ये दो रीजन्स बनते हैं। जो भी हम जैसे आवाज़ बोल रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, या चाहे अगर जैसे मैं भी बोल रहा हूँ तो मैं एयर को पुश कर रहा हूँ, फिर वो एयर वापस आ जा रही है, ऐसे पुशिंग बैक एंड फोर्थ मोशन जैसे इसमें था, ठीक है। बैक एंड फोर्थ मोशन जैसे चल रहा था ना, कि कोई भी ट्यूनिंग फोर्क है या चलो कोई भी पेंडुलम है, ठीक है, उसमें बैक एंड फोर्थ मोशन चल रहा था, तो सेम ऐसी इसमें भी बैक एंड फोर्थ मोशन हमेशा चलता है, ठीक है। तो इसीलिए अब ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, ये चीज़ हुई, हमने दो रीजन्स बना लिए, एक रेफ्रैक्शन, एक कंडेंसेशन, ठीक है। अगर इसी चीज़ को मैं एक नए पन्ने पर समझाता हूँ, ठीक है, हम इसी का एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। जैसा ग्राफ हमने इस ऑसिलेशन वाले का बनाया था जो वो ऊपर था, वैसे इसी का बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे रीजन्स हो गए। ट्यूनिंग फोर्क से कान तक पहुंचने की जर्नी आवाज़ की, ठीक है। तो यहाँ हमने ट्यूनिंग फोर्क मारा, ठीक है, ओ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इधर तक पहुँचा, ये फिर यूँ आएगा, ये यूँ आएगा, ठीक है। लेकिन हम ये चीज़ जान लेते हैं कि जहाँ जहाँ ये कंप्रेशन होगा ना, ठीक है, कंप्रेशन के टाइम पे जो हवा है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसे ये ऊपर वाले एरिया हो गए कंप्रेशन के, ठीक है। दूसरे वाले एरियाज जो नीचे वाले होते हैं ये रेयर फ्रैक्शन के एरियाज हो गए, जिसे ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जितने पार्टिकल्स यहाँ से डिस्प्लेस हुए, ठीक है, इस रेयर फ्रैक्शन वाले एरिया से जितने पार्टिकल्स जाके
कंडेंस एरिया वालों को धक्का मार रहे हैं, उतने ही पार्टिकल्स तो यहाँ पे भी वापस आएंगे ना, वापस अपनी पोजीशन पे, ठीक है। तो जितने पार्टिकल्स यहाँ से गए उतने पार्टिकल्स ही वापस आएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखा, ये जो चीज़ है ये एक टाइप का ऑसिलेशन ही तो चल रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो नीचे वाला एरिया ये है रेयर फ्रैक्शन का। तो ऐसे ही करके कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के चलते रहेंगे, ठीक है। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। और यही वेव पहुंचती है सीधा हमारे कान में, ठीक है। कान को भी हम अगर ऐसे माने तो कान जैसे कान में पहुंची, कान के अंदर वाला एरिया माने तो अंदर में होता है ईयर ड्रम होता है, ठीक है। ये ईयर ड्रम क्या करता है, ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को सुनता है, ठीक है, कि कहाँ ज़्यादा कंप्रेस हो रही है हवा, ठीक है, या कहाँ कम कंप्रेस हो रही है, कहाँ। मेनली यही है कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के उसको ये रिसीव करता है, फिर ये आगे भेजता है अपने प्रोसेसिंग वाले एरिया में, ठीक है। वहाँ से ये साउंड एनर्जी को बना देता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। तो अभी इन सब चीज़ों की बात बाद में करेंगे, लेकिन हमने बेसिकली ये जाना कि साउंड जो है वो ट्रैवल कैसे करता है, ठीक है। हमने बेसिकली ये टॉपिक जाना जो कहते हैं इसे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। तो अब अगर इस पूरी पिक्चर की बात करें, मतलब इस पूरे जो भी अभी तक हमने सीखा उसकी बात करें, तो हमने ये समझ लिया कि हमें क्या क्या ज़रूरी है मतलब साउंड के लिए। तो साउंड की सबसे बेसिक नेसेसिटी होती है वो है, सबसे बेसिक नेसेसिटी है वो है पार्टिकल्स, ठीक है। पार्टिकल सबसे बेसिक नेसेसिटी होती है, ठीक है। हमें ये एयर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जैसे एयर हमें चाहिए ही चाहिए। तो साउंड में साउंड सिर्फ उसी में ट्रैवल करेगा जहाँ पार्टिकल्स हों, और पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। गैस हमारा यही एयर हो गया। हम लिक्विड में भी साउंड मतलब सुन सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और लिक्विड में भी ये चीज़ हो सकती है, इवन सॉलिड्स के अंदर भी ये चीज़ हो सकती है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, हमें ये मीडियम चाहिए ही चाहिए साउंड को सुनने के लिए, साउंड को मतलब ट्रैवल कराने के लिए, साउंड को बोलने के लिए, या जो भी आप कहें, हमें मीडियम एक चाहिए ही चाहिए, पार्टिकल्स का मीडियम हमें चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि वैक्यूम के अंदर हमें कभी साउंड नहीं सुनाई दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि हमारे पास पार्टिकल्स नहीं है जिसकी वजह से हम साउंड सुन पाएँ, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं बेसिक लेवल पे कि साउंड बेसिकली प्रोपोगेट कैसे करता है या ट्रैवल कैसे करता है, ठीक है। तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है।